फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कि आर्थिक वृद्धि के कारक कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व के समस्त देशों में आर्थिक वृद्धि हुई है, परंतु इनकी वृद्धि की दरें एक देश की दूसरे देश से भिन्न होती रही हैं। इसका मेन कारण ये होता है कि उनमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, तकनीकी व अन्य स्थितियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनमें आपस में भिन्नता होती है और यही जो है स्थितियां उनकी आर्थिक वृद्धि की मेन कारक होती है। परंतु आजकल हम देखते हैं कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से इनको बताया है। जैसे किंडरबर्ग और हैरिक ने भूमि और प्राकृतिक साधन, भौतिक पूंजी, श्रम और मानव पूंजी, संगठन, प्रौद्योगिक पैमाने की बचतें और मंडी का विस्तार तथा संरचनात्मक परिवर्तन को आर्थिक वृद्धि के कारक बताते हैं। इसी तरह से जब हम आगे बात करेंगे जब इसकी डिटेल में, तब हमें पता चलेगा कि आर्थिक वृद्धि के जो कारक हैं उनको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक जिसे हम कह देते हैं आर्थिक कारक और दूसरा हम जिसे कह देते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो गैर आर्थिक कारक उसमें होते हैं। और अगर हम ये देखते हैं कि आर्थिक वृद्धि काफ़ी हद तक मानवीय गुणों, सामाजिक प्रवृत्तियों, राजनीतिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक संयोगों से संबंध रखती है। और वृद्धि के लिए हम देखते हैं कि पूंजी आवश्यक तो है, परंतु केवल पूंजी का होना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। कई बार राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएं आर्थिक वृद्धि के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं जितनी कि आर्थिक आवश्यकताएं उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए अर्थशास्त्री आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांट देते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है, एक आर्थिक और दूसरा है गैर आर्थिक कारक। अब हम एक एक उस फैक्टर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आर्थिक फैक्टर्स में हम लेते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है उनमें हम लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को हम इसमें शामिल कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में हम बात करते हैं प्राकृतिक साधनों की, और कैपिटल फॉर्मेशन में हम पूंजी निर्माण को बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हम संगठन को बोल सकते हैं, और तकनीकी विकास हम टेक्निकल प्रोग्रेस को बोलते हैं। और इसी तरह से जब हम नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाते हैं हमारे रिलीजियस, कल्चरल एक्टिविटीज़, सोशल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। जिसमें रिलीजियस, कल्चरल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे धर्म से संबंधित होती हैं, सोशल फैक्टर्स जो हमारे समाज से संबंधित हैं, ह्यूमन फैक्टर्स जो कि हम मानव पूंजी जिसको बोलते हैं उससे संबंधित है। इसी तरह से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी इसमें शामिल होते हैं। अब हम एक एक फैक्टर्स के बारे में विस्तार में हम चर्चा करते हैं और एक एक चीज़ को हम थोड़ा सा विस्तार में बात करेंगे इसके बारे में। जैसे सबसे पहले हमने बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज है जो प्राकृतिक साधन है। नेचुरल रिसोर्सेज जो इकोनॉमिक फैक्टर्स का एक मेन पॉइंट है। इसमें किस तरह से किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में हम शामिल करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? यह होता है भूमि की उपजाऊ शक्ति, स्थिति, क्षेत्र बनावट, वन संपदा, खनिज पदार्थ, जलवायु, जन साधन, समुद्री साधन आदि इसमें शामिल होते हैं। और आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक साधनों का पाया जाना अत्यंत आवश्यक समझा जाता है। लुइस ने भी कहा है, अन्य बातें समान रहने पर लोग अल्प साधनों की अपेक्षा समुद्री साधनों का श्रेष्ठतर उपयोग कर सकते हैं और इस तरह से वो समृद्ध हो सकते हैं। अल्प विकसित देशों में या तो प्राकृतिक साधनों का प्रयोग हुआ ही नहीं होता या अल्प प्रयोग और दुरुपयोग होता है, इसलिए ये देश उन्नत नहीं होते। और इसी तरह से फ्यूशर ने इसके बारे में बताया कि प्राकृतिक साधनों के विकास की आशा करने का कोई कारण नहीं यदि ये साधन जो वस्तुएं या सेवाएं प्रदान कर सकते हैं उसके प्रति लोग उदासीन रहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे प्राकृतिक साधनों में भूमि का बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि कुछ अल्प विकसित देश भूमि की उपजाऊपन के अनुकूल साधनों को अपनाने के कारण उत्पादन में अवश्य ही वृद्धि हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐसे देश भी हैं जैसे एशिया व अफ्रीका के विकासशील देशों में पर्याप्त भूमि होते हुए भी वे कृषि के प्रति या कृषि के से संबंधित समृद्ध नहीं है, क्योंकि खेती योग्य भूमि पर नए तरीकों का उपयोग वो नहीं कर पाए। कहने का मतलब ये है कि जमीन के साथ साथ उनका उचित और सही ढंग से उपयोग होना भी जरूरी हो जाता है।
इसी तरह से क्लाइमेट प्राकृतिक वनस्पति जलवायु द्वारा भी नियंत्रित होती है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो कृषि भी वनस्पति की ही देन है। जहां वनस्पति अत्यंत सघन एवं नियंत्रित है, वहां कृषि का विकास तेज गति से हुआ है। यूरोप के कई देशों में पशुपालन उद्योग का विकास वहां की वनस्पति के कारण ही संभव हो पाया है। इसी तरह से मिनरल्स, जिनको कि हम खनिज पदार्थ बोलते हैं, प्राकृतिक साधनों में खनिज पदार्थों का अल्प विकसित देशों में के आर्थिक विकास पर अधिक प्रभाव पड़ा है। भारत, ब्राजील, बर्मा आदि अनेक देश खनिज पदार्थों से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी निर्धन है, क्योंकि इनके यहाँ पर खनिज पदार्थों का पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाया है। इसीलिए आर्थिक वृद्धि के लिए खनिज पदार्थों का देश में पाया जाना आवश्यक नहीं। जैसे जापान अपर्याप्त कोयले के और न्यूजीलैंड बिना औद्योगिक कच्चे माल के भी समृद्ध देशों में गिने जाते हैं। कहने का मतलब है, अगर हमारे देश में मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, तो उनका पूर्ण प्रयोग होना चाहिए। तभी हम ये कह सकते हैं कि हम एक विकसित देश की श्रेणी में आते हैं या हम आगे बढ़ सकते हैं। एक देश के विकास में मिनरल्स का भी योगदान रहता है। इसी तरह से औद्योगिक विकास, जिसको हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कह देते हैं, अल्प विकसित देशों में औद्योगिक विकास का आधारभूत प्राकृतिक साधन ही है। जैसे भारत में कच्चा लोहा, कोयला, अभ्रक प्रचुर मात्रा में होने के कारण औद्योगिक विकास संभव हुआ है। इसके साथ साथ संचार एवं परिवहन के साधनों का विकास भी हुआ है, और ये कहा जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि के लिए केवल प्राकृतिक तकनीकों से उनका उपयोग भी आवश्यक होता है। और जैसा हम देखते हैं कि रोजगार का आधार, जो बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अल्प विकसित देशों में लोगों की आजीविका का आधार प्राकृतिक साधनों पर निर्भर होता है और उनके उद्योग धंधे भी उससे जुड़े हुए होते हैं। इन देशों में ज़्यादातर लोग कृषि में कार्य करते हैं। कई उद्योग विशेष रूप से कृषि क्षेत्र पर आधारित है, जैसे पशुपालन है, और उनके साथ साथ ऊन से बने हुए कपड़ों का उद्योग है, जूट उद्योग है, चीनी उद्योग है, चाय, कागज उद्योग आदि। और अल्प विकसित देशों में रोजगार का आधार प्राकृतिक साधनों पर आधारित होता है। इसलिए जो प्राकृतिक साधन है वो एक रोजगार का आधार भी माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स में कैपिटल फॉर्मेशन भी अपना बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। पूंजी निर्माण आर्थिक वृद्धि का दूसरा, हम ये कह सकते हैं, महत्वपूर्ण कारक है। पूंजी निर्माण में भौतिक उत्पादन साधनों का निर्माण होता है, और इस तरह से पूंजी निर्माण जो है वो पूंजीगत पदार्थों में एक तरह का निवेश माना जाता है, जिससे पूंजी में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय उत्पादन और आय में भी वृद्धि होती है। अगर हम कहें कि पूंजी निर्माण जो है वो आगे 3 इसकी अवस्थाएं होती हैं जिन पर यह निर्भर करता है। जैसे हम ये कह दें कि पूंजी निर्माण जो है वो वास्तविक बचतों में वृद्धि के कारण अधिक होता है। अल्प विकसित देशों में बचतों के निर्माण में वृद्धि एक गंभीर समस्या होती है। बचत वास्तव में उपभोग पर निर्भर करती है और साथ साथ उत्पादन के स्तर में वृद्धि पर भी निर्भर होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में उपभोग आवश्यकताएं लोगों के रीति रिवाजों, जनसंख्या के आकार और उनके रहन सहन पर निर्भर करती है। हम देखते हैं कि अल्प विकसित देशों में लोगों का उपभोग का स्तर भी निम्न होता है और उत्पादन में वृद्धि भी उतनी नहीं होती जितनी तीव्रता से उनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है। इस कारण इसका जो दुष्प्रभाव है वो कैपिटल फॉर्मेशन पर पड़ता है, और बचतें जो हैं वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बचत का स्तर जो है शहरी क्षेत्र की अपेक्षा कम होता है। ग्रामीण क्षेत्र में आय में असमानता, लाभ हानि की संभावना शहरी क्षेत्र की अपेक्षा कम होती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिससे ग्रामीण नागरिकों की बीमारी, बेकारी और वृद्धावस्था आदि के लिए बचत करने की उन्हें ज़रूरत महसूस नहीं होती, और इस कारण बचत की भावना भी उनमें कम होती है। और पूंजी निर्माण के लिए हम देखते हैं कि पूंजी निर्माण में जो उनकी सेविंग है
उसके लिए बचतों को वो इकट्ठे करके उनको मोबिलाइज करने के लिए उनमें इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन अल्पविकसित देशों में कुशल वित्तीय संस्थाओं की कमी रहती है, क्योंकि सेविंग तभी मोबिलाइज कर सकते हैं जब वित्तीय संस्थाएं जो है वो अच्छी अवस्था में होती है, जिससे बचत कर इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। और साधारण तौर पर हम देखते हैं कि बचत करने वाला बचत पर अधिक ब्याज की दर चाहता है और अपनी पूंजी भी सुरक्षित रखना चाहता है। और ये सब तभी संभव हो सकता है जब वित्तीय संस्थाएं जो हैं हमारी अच्छे से मजबूत हों और उनका विस्तार हो। और उसके बाद में जो बचतों को जो है उन्हें पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग के लिए निवेश करना, यह कार्य वित्तीय संस्थाएं करती हैं। और जहां पर वित्तीय संस्थाएं सुदृढ़ अवस्था में नहीं होती, वहां पर इसे मोबिलाइज करने में, सेविंग को मोबिलाइज करने में दिक्कत आती है। विकसित देशों में सेविंग अच्छे से मोबिलाइज कर सकते हैं हम लोग, पर अल्प विकसित देशों में इसके बारे में परेशानी उठानी पड़ती है। आगे हम बात करते हैं एक संगठन की, कि जब किसी वस्तु का उत्पादन होता है तब संगठन जो है वो पूंजी और श्रम का एक पूरक माना जाता है, और संगठन के जो है वो उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। और हम ये कहें कि एक उद्यमी ही संगठनकर्ता का कार्य करते हुए जोखिम और अनिश्चितता को उठाता है। उद्यमी की योग्यता व्यक्ति नहीं, एक ऐसी वो योग्यता का धनी होता है, वो साधारण योग्यता का धनी नहीं होता, जो दूसरों उद्यमी को हम ये कह सकते हैं कि वो दूसरों से कार्य कराने की विशेष योग्यता उसके अंदर पाई जाती है, जो वो दूसरे लोगों से मिलकर उनके साथ में उस कार्य को संपन्न कराता है। और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे मैनेजरियल क्वालिटीज़ हैं, जिसको हम प्रबंधकीय गुण कहते हैं। अल्प विकसित देशों में उद्यमी योग्यता का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण उद्यमी बहुत कम होते हैं। मार्केट का आकार भी छोटा होता है, पूंजी की कमी पाई जाती है, निजी संपत्ति का अभाव होता है, ट्रेंड लेबर नहीं होती और मैनेजमेंट की कमी होती है। कच्चे माल और आर्थिक जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, इसलिए जो है उद्यमी वहाँ पर पनप नहीं पाते। इसी तरह से जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड्स की, तो अलग अलग देशों में कहीं ना कहीं सरकार का जो रोल होता है वो इसके लिए पाया जाता है। अमेरिका में सरकारों ने सार्वजनिक कल्याण के कार्य प्रारंभ किए, जैसे लोक स्वास्थ्य, सड़कें, पुल, पार्क, शिक्षा, आग से रक्षा, बाढ़ नियंत्रण आदि इस तरह के कार्य किए। कई सरकारों ने रेल, डाक, तार, विद्युत और गैस आदि का संचालन करना शुरू करा। इस तरह से हम देखते हैं कि अल्प विकसित देशों में आर्थिक और सामाजिक ऊपरी सुविधाएं अधिकतर सरकारी क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं और सार्वजनिक क्षेत्रों में ही इसका विस्तार हो पाता है। और जिन देशों में सरकारी तंत्र मजबूत होता है, वहाँ पर जो ऊपरी सुविधाएं हैं, इकोनॉमिक और सोशल ओवरहेड्स हैं, वो बेहतर स्थिति में पाए जाते हैं और अल्प विकसित देशों में इनका अभाव पाया जाता है। इसी तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं। बैंक जो है वो एक अल्प विकसित देशों में जो बैंक की शाखाएं हैं वो कम विकसित होती हैं और वहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इसकी कमी पाई जाती है। विकसित देशों में ये सुदृढ़ मात्रा में होता है और अच्छा मजबूत होता है, जैसे ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका में बैंकों ने वित्तीय सहायता प्रदान कर कर औद्योगिकरण में सहायता की। और उन्होंने केवल ये नहीं कि वित्त ही दिया है, बल्कि निजी उद्यमों को निवेश संबंधी सजेशंस दिए, ट्रेनिंग दी और मैनेजर जो हैं इस तरह की भर्ती करने में उनकी सहायता करी और बढ़िया कच्चा माल मंगवा कर दिया। और शुरू में तो उस माल को बिकवाने के लिए भी, बेचने के लिए भी उनको जो है सहायता प्रदान करी। इस तरह से हम देखते हैं यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, उनमें यातायात, खनिज विकास और वस्तुओं के निर्माण में बैंकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अल्प विकसित देशों में वाणिज्य बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकारी बैंक और औद्योगिक बैंक जो है अपनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। पर देखा जाता है कि जहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अच्छे विकसित होते हैं, वहाँ पर देश का जो विकास है, आर्थिक विकास तेज गति से होता है।
इसी तरह से इसके आगे संगठन वहाँ पर मजबूत होता है जहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छा डेवलप होता है। आधुनिक काल में उद्यमी के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वस्तुओं की उत्पादन लागतों का विशेष तौर पे ध्यान रखे और यातायात और संचार के साधनों के विकास से उत्पादन लागतें, जैसा कि हम जानते हैं, अपेक्षाकृत कम होंगी और विश्व कि जिन देशों में सड़कें, रेल, नदियों आदि का आपस में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर उद्यम ने विशेष तौर पर उन्नति की है और जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों ने इन साधनों के विकास में उद्यमी जो है वो काफ़ी अपना पनप पाया है और इस तरह से आर्थिक विकास में उसका विशेष जो योगदान है वो रहा है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं वो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जिसे हम प्रौद्योगिकी उन्नति कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी उन्नति जो है वो आर्थिक वृद्धि के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। प्रौद्योगिकी उन्नति के कारण कई नई उत्पादन तकनीकों का विकास होता है और नव परिवर्तन होते हैं, जिससे श्रम व पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है और न्यूनतम लागत पर अधिक उत्पादन किया जा सकता है। कम समय में बढ़िया वस्तुओं का निर्माण होता है और वस्तुओं की जो मांग है वो भी बनी रहती है। इसी के बीच में जब हम बात करते हैं तब डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात आती है कि विशिष्टीकरण से श्रम तथा श्रम विभाजन से उत्पादकता में वृद्धि होती है और बड़े पैमाने की मितव्ययताएं भी उपलब्ध होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि औद्योगिक विकास में एक देश के लिए बहुत सहायक होती है। एडम स्मिथ ने भी इस बात का समर्थन किया था। एडम स्मिथ ने कहा था कि आर्थिक विकास के लिए श्रम विभाजन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और श्रम विभाजन से हम श्रम की जो स्पेशलाइजेशन है किसी वस्तु के बारे में, उसकी उत्पादकीय शक्तियों को हम बढ़ा सकते हैं और एक देश के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो भी एक इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि अल्पविकसित देश है, विकसित देश है या किस तरह का उसकी अर्थव्यवस्था है। जैसे संरचनात्मक परिवर्तन से मतलब ये है कि एक अल्पविकसित देश में प्राथमिक क्षेत्र और एक बहुत छोटे द्वितीय सेकेंडरी सेक्टर होता है और तृतीय क्षेत्र जो कि वो भी बहुत छोटा उसमें होता है, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा उसमें ज्यादा होता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस में जो विकसित देश होते हैं उनमें जो तृतीय क्षेत्र है जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं उसका हिस्सा ज्यादा होता है और वहां पर प्राथमिक क्षेत्र कम होता है, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा ज्यादा होता है। भारत में अगर हम बात करें कि 1940-1950 में राष्ट्रीय उत्पादन में हमारे प्राथमिक क्षेत्र का जो प्राइमरी सेक्टर है उसका योगदान था 49.4% और सेकेंडरी सेक्टर का योगदान था 16.6% और तृतीय क्षेत्र का योगदान था 18.6%। इस तरह से जो है हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो भी इसे दर्शाते हैं कि कोई भी देश जो है वो किस प्रकार से आंका जाएगा कि वो विकसित देश है या अल्पविकसित देश है। अब हम बात करते हैं गैर आर्थिक तत्वों की, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि एक देश के विकास में अपना योगदान रखते हैं और उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें माना जाता है। आर्थिक कारकों के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि गैर आर्थिक कारक भी आर्थिक प्रगति को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें जब हम बात करते हैं तो रिलीजियस जो हमारे कल्चरल एटीट्यूड्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। रिलीजियस में कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि धार्मिक और जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं ये एक देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं और प्राय देखने में आता है कि जब सांस्कृतिक परिवर्तन जब स्टार्ट होते हैं तब लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। और जैसे हम बात करते हैं कि सोशल फैक्टर्स, वैल्यूज, एटीट्यूड और इंस्टीट्यूशंस की, तो सामाजिक मूल्य और संस्थाएं भी आर्थिक विकास को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। और कई बार क्या होता है कि आधुनिक आर्थिक वृद्धि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के द्वारा भी प्रभावित होती है। पश्चिमी संस्कृति, शिक्षा में तर्क और संदेहवाद प्रारंभ हो जाते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि पश्चिमी देशों में सोशल फैक्टर्स हैं
वो उनके विकास को प्रभावित करते हैं। और हमारे देश में भी हमारी सोच, हमारे विचार और जो हमारे सोशल सामाजिक फैक्टर्स हैं, सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, ये भी काफ़ी हद तक हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें हम देखते हैं संयुक्त परिवार इसमें आता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, कि जिन देशों में संयुक्त परिवार प्रारंभिक और सामाजिक इकाई होती है, यह परिवार के लोगों को स्वतंत्र आर्थिक निर्णय लेने से रोकती है, सुस्ती पैदा करती है और जनसंख्या को बढ़ाने में प्रोत्साहन देती है। इसमें हर व्यक्ति अपना योगदान उत्पादन में नहीं देता। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़्यादातर क्या होता है कि एक जो घर का मुखिया है उसी का निर्णय माना जाता है, मान्य रखता है, और आर्थिक निर्णय सब लेने के लिए सक्षम नहीं होते। सिर्फ एक मुखिया को ही आर्थिक निर्णय लेने की आज़ादी होती है, और इसका परिणाम क्या होता है कि परिवार में सुस्ती फैलती है और ज़्यादातर जनसंख्या बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें कोई जिम्मेदारी का निर्वाह करना है या हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है या हमें इनका खर्च उठाना है। जॉइंट फैमिली में जो व्यक्ति कमाता है उसके ऊपर ही बाकी सारे अन्य सदस्यों का भार भी उस पर रहता है। इस तरह से समाज में हम कई बार देखते हैं कि कुछ समाजों में क्या होता है कि लोग जाति, कबीले और पंथ के द्वारा भी प्रभावित होते हैं। और इसी तरह से इसकी एक जो अल्पविकसित देशों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है वो होती है जॉइंट फैमिली सिस्टम। के बाद में हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम की जाति प्रथा की। जिस देशों में जहाँ पर जाति प्रथा अधिक विकसित होती है वहाँ पर आर्थिक विकास कम होता है। हम देखते हैं कि अल्पविकसित देशों में समाज की स्थिति जाति प्रथा द्वारा अधिक प्रभावित होती है, जिसके कारण व्यावसायिक गतिशीलता लगभग न के बराबर ही रहती है, क्योंकि जो हमारे आर्थिक विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जाति प्रथा के कारण इन समाजों में भेदभाव और सांप्रदायिक झगड़े चलते रहते हैं। भय और असुरक्षा और अनिश्चितता का वातावरण जो है आर्थिक प्रक्रिया को प्रोत्साहित नहीं होने देता और उसे आगे नहीं बढ़ने देता। इस तरह से कुछ जातियों में दूसरी जातियों की अपेक्षा विकास करने की अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कि भारत में हम देखते हैं कि पंजाबी हैं, पारसी हैं, गुजराती हैं, और इसी तरह से ब्राज़ील और अमेरिका में जो निग्रो जाति के लोग हैं वो जो है दूसरी जाति की अपेक्षा अधिक आर्थिक विकास करने की प्रवृत्ति रखते हैं। विकास के लिए ये जरूरी भी है कि इन जातियों को एक दूसरे से दूर ना रखा जाए, बल्कि उनमें परस्पर सांस्कृतिक मूल्यों का मिश्रण हो और जातीय गुणों का उनमें मेल हो, जिससे ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे जो सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होगा। ये कार्य जो है वो बहुत धैर्य वाला कार्य है। इसको अपनाने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है, समय चाहिए, परंतु ऐसा करने से हमारे सामाजिक ढांचे में परिवर्तन अवश्य हो जाता है। इसी तरह से जब हम संरचनात्मक परिवर्तन की बात करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बारे में कहा था कि एक देश की उन्नति का टेस्ट यह है कि कहाँ तक आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर रहा है। आधुनिक तकनीक केवल एक औजार को प्राप्त और प्रयोग करने की बात नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक आधुनिक विचार का अनुसरण करती है। इस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी एक आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। और जब हम बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में, तो ह्यूमन फैक्टर्स एक आधुनिक आर्थिक वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। यह एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि और श्रम शक्ति की कुशलता में वृद्धि दोनों एक देश के लिए वरदान माने जाते हैं। अगर जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ श्रम शक्ति की कुशलता में भी वृद्धि होती है तो वह देश जो है आर्थिक विकास ज़्यादा तेज़ी से करता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि मानवीय संसाधनों का विकास के लिए जरूरी है कि उसका श्रेष्ठतम उपयोग हो। और जब जनसंख्या की वृद्धि होती है, जहाँ पर हम कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है परंतु मानवीय संसाधन जो है वो कुशलतम रूप में नहीं बढ़ रहे, तो यह देश जो है वो आर्थिक विकास में पिछड़ जाता है। इसी तरह से आर्थिक
विकास के लिए जनसंख्या के परिणाम को कम किया जाता है, और उसको कम करने के लिए जरूरी है कि परिवार नियोजन और जन्म दर को भी कम किया जाए, कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, ताकि जो मानवीय कारक हैं, साधन हैं, उनका विकास श्रेष्ठतम हो सके, उचित मात्रा में उनका विकास हो सके। इसी तरह से चेंज इन आउटलुक ऑफ लेबर फोर्सेस आता है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम शक्ति का सामाजिक व्यवहार भी महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रम की उत्पादकता और गतिशीलता बढ़ाने के लिए लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। इससे उन्हें श्रम गौरव का महत्व उत्पन्न होगा और इसके बारे में वो समझेंगे। इसके लिए धार्मिक, सांस्कृतिक, संस्थागत और सामाजिक परिवर्तन होने जरूरी है, और ये सब चीज़ें शिक्षा के प्रसार पर निर्भर करती हैं। विकसित देशों में शिक्षा का प्रसार अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर मानवीय कार्य जो है वो देश की आर्थिक प्रगति में अपना उचित योगदान दे पाते हैं। इसी तरह से ट्रेनिंग है। आर्थिक विकास के लिए श्रम का शिक्षित और ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। इसके लिए अर्थशास्त्री मानव पूंजी निर्माण पर अधिक बल देते हैं, और मानव पूंजी निर्माण के लिए देश के सब लोगों का ज्ञान, कुशलता और क्षमताएं बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। और विकसित देशों में हम देखते हैं कि मानव पूंजी निर्माण पर अधिक बल दिया जाता है, वहाँ के लोग ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, जबकि अल्पविकसित देशों में ट्रेनिंग पर इतना जोर नहीं दिया जाता और यहाँ पर अकुशल श्रमिक पाया जाता है। आगे हम देखते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स कि अल्पविकसित देशों में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा बहुत ढीला होने के कारण आर्थिक विकास उचित मात्रा में नहीं हो पाता, या यूं कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के मार्ग में ये एक बाधा होता है। और एक सशक्त, कुशल और सुशासन आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए प्रोफेसर लुइस ने भी कहा था कि सरकार का व्यवहार आर्थिक क्रिया को प्रोत्साहित और हतोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां पर राजनीतिक स्थिरता होती है, वहां का आर्थिक विकास उस देश का अधिक होता है, और जिस देश में राजनीतिक अस्थिरता नहीं होती, अस्थिरता पाई जाती है, आए दिन सरकारों में परिवर्तन होता है, नियमों में परिवर्तन होता है, वहाँ पर आर्थिक विकास की गति में रुकावट पैदा हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक देश के आर्थिक विकास के लिए कैसे आर्थिक और गैर आर्थिक कारण दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। अब इसके बारे में हमने आज इस पे चर्चा करी, और अब अगले अध्याय में हम आर्थिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।